एवरीवन, लक्ष्मी नानकानी दिस साइड। और आज का बेसिकली टॉपिक मैं ये लेना चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि बूम पर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कंपाउंडिंग ग्रोथ मैं कहूँगी ले रही है। आज के टाइम में इस इंडस्ट्री से मैं कहूँगी कोई भी ऐसा जना नहीं होगा जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानता। और कहीं ना कहीं आज इस इंडस्ट्री को बहुत ही बड़े लेवल पर देखा जा रहा है। इस इंडस्ट्री को फ्यूचर बोला जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और मैं एक्चुअली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि हम लोग आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सो इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या बैकग्राउंड रहा, बिकॉज सब चीज़ों का एक बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। सो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि बैकग्राउंड इसका ऐसा रहा। कोई कहता है कि पहले जो है वो एवॉन कंपनी का उदय हुआ था, और कोई जो है वो न्यूट्रलाइट को द फर्स्ट कंपनी मानता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन मैं बता दूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, जिस पे सारी डायरेक्ट सेलिंग वर्क करती है, वो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी 1855 में अमेरिका में आ चुका था, जहाँ पे जो है वो पेडलर्स नाम का जो ग्रुप था वो ऑलरेडी टाउन टू टाउन जाके अपने प्रोडक्ट सेल करता था। सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका में पहले ही आ चुका था। लेकिन उसके बाद जो है वो 1886 में एवॉन कंपनी का उदय हुआ, जो कि डेविड मैककेनल के द्वारा स्टार्ट की गई। और एवॉन कंपनी जो है सबसे पहले बुक्स सेल करती थी, लाइक डोर टू डोर जाके सेल्स करती थी बुक्स अपनी। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो है उन्होंने अपना शिफ्ट लिया परफ्यूम्स की तरफ, और उसके बाद उन्होंने परफ्यूम सेल करना स्टार्ट किया था। लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है धीरे धीरे जो है एवॉन कंपनी का नाम भी जो है वो परफ्यूम के नाम पर चेंज हो गया था। लेकिन फिर से उन्होंने जो अपना नाम है वो चेंज करके वापस एवॉन रख दिया था। सो एवॉन कंपनी का सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक अच्छी लेवल पे कंपनी ग्रो भी कर रही थी। और ये देखते हुए कि ये डायरेक्ट सेलिंग का जो चलन चल रहा था, उसको देखते हुए अमेरिका में 1910 यानी 1910 में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का उदय हुआ, और वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग फंड वो भी लागू किया गया। और ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो थी वो क्या करती थी, वो इन सारी कंपनीज़ जो सारी कंपनीज़ जो ये काम करती थी कि प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचाने का जो भी कंपनी काम करती थी, उन सारी कंपनियों को कंट्रोल करने का काम, सारी उन कंपनीज़ को कंट्रोल करने का काम डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन करता था। 1910 में ये जो एसोसिएशन थी, ये बनने के बाद उसके बाद जो है वो गेम चेंज हुआ एकदम से, जब डॉक्टर कैल रेनबर्ग जो है वो इस इंडस्ट्री में आए। और डॉक्टर कैल रेनबर्ग ने जो है, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो चाइना में 3 साल रहे, और वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि वहाँ के लोग जो है बहुत हेल्थ ओरिएंटेड हैं, यानी बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले लोग। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि सेहत का ध्यान कैसे रखा जाता है, और वहाँ उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना जो है वो सप्लीमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। और जो है उनका माइंड जो है वो सप्लीमेंट्स के बिज़नेस की तरफ गया, और उन्होंने जो है फिर सप्लीमेंट्स के बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। और उसके बाद जब वो वापस अमेरिका आए, सो वहाँ पर उन्होंने कैलिफोर्निया वाइटामिन नाम की कंपनी 1935 में फाउंड करी। और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो वाइटामिन्स बने और सप्लीमेंट्स बने, और चलता रहा काम, और धीरे धीरे जो है वो कंपनी को काफ़ी ग्रोथ मिली। तो ऐसा डॉक्टर कैल रैनबर्ग को लगा कि क्यों ना जो है वो इस कंपनी का नाम कैलिफोर्निया वाइटामिन की जगह बदलकर कुछ ब्रांडेड नेम रखा जाए। और फिर वो कैलिफोर्निया वाइटामिन नाम की कंपनी का बदलकर नाम न्यूट्रलाइट रखा गया, जो कि बहुत ही प्रचलन में कंपनी, जिसे एवॉन के होने के बावजूद भी काफ़ी लोग जो है आज पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी न्यूट्रलाइट को बोलते हैं। सो वो ब्रांडेड नेम न्यूट्रलाइट जो है कैलिफोर्निया वाइटामिन कंपनी को दिया गया, जब उन्हें डॉक्टर कैल रेनबर्ग को लगा कि हमें कुछ नाम ब्रांडेड रखना चाहिए। सो न्यूट्रलाइट का उदय हुआ। जो है वो कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ करी। वो इसलिए 2 कारणों की वजह से, एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी और एक प्रोडक्ट पब्लिसिटी। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस लेवल पर कंपनी को ले गई, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और धीरे धीरे जो है उसके बाद जब ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, धीरे धीरे काम हो रहा था, अब 2 ऐसी शख्सियत जिनके बारे में अगर बताऊं, जिनका नाम था रिचर्ड डेवॉस एंड जैन वैन एंडल। ये 2 वो लोग थे जो न्यूट्रलाइट कंपनी में काम करते थे, और बहुत अच्छी ग्रोथ भी वहाँ हो रही थी। लेकिन क्योंकि अब क्या हो रहा था,
कुछ समय बाद ये जो न्यूट्रीलाइट कंपनी थी वो थोड़े ट्रेडिशनलिज्म की तरफ, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही थी। तो ऐसे में जो ये दो शख्सियत थे जो मैंने बताया, रिचर्ड डेवॉस एंड जैन वैन एंडल, इनको ऐसा लगा कि जो है ये ट्रेडिशनलिज्म जो है उन्हें नहीं भाया और उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जो कि था नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल पे उन्होंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद और ऑब्वियसली जो डायरेक्ट सेलिंग है उसकी बहुत अच्छी नॉलेज उन्हें पहले से ही थी, क्योंकि न्यूट्रीलाइट जैसी बड़ी कंपनी में वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। सो काफ़ी एक्सपीरियंस था, काफ़ी नॉलेज थी और उसके साथ उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग मॉड्यूल पर उन्होंने जो है वो अमेरिकन वे नाम की कंपनी स्टार्ट करी। वो पहले अमेरिकन वे कंपनी के नाम से आई एंड देन जो है वो आज उसका नाम जो है वो एमवे है। एमवे ने ना सबसे पहले होम केयर प्रोडक्ट से एंट्री ली थी। जब वो कंपनी बनी सो उसने सबसे पहले होम केयर प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो बाकी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं आते रहे लाइन में। और धीरे धीरे ये हुआ कि इन दोनों शख्सियत ने, जिसने एमवे कंपनी स्टार्ट करी, अमेरिकन वे से ये नाम कंपनी मतलब स्टार्ट हुई थी एंड देन जो है इसका नाम एमवे रखा गया था। लेकिन जो है 1972 में इनकी ग्रोथ ऐसी रही कि 1972 में ये इस लेवल ग्रो कर गई थी इनकी कंपनी कि 1972 में इन्होंने जो न्यूट्रीलाइट कंपनी है जिसमें ये पहले काम करते थे उसका आधा भाग जो है वो इन्होंने ख़रीद लिया। और धीरे धीरे ये हुआ कि 1992 तक आते आते इन्होंने न्यूट्रीलाइट का पूरा भाग खरीद लिया। एंड यही बात है कि आज जो है एमवे में सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रीलाइट का के जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रीलाइट वाले ज़्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले न्यूट्रीलाइट पे ही काम किया था, वहीं से जो है उनका आधा भाग खरीदा और धीरे धीरे पूरा का पूरा न्यूट्रीलाइट का भाग उन्होंने एमवे में ही जोड़ लिया था। और एमवे जो है वो काफ़ी ग्रोथ करता गया और धीरे धीरे एमवे को देखते देखते, अब उसकी ग्रोथ को देखते देखते बाकी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज थी वो धीरे धीरे आई और उन्होंने एंट्री लेनी स्टार्ट करी और इसी सेम कॉन्सेप्ट एमएलएम के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की भरमार है। सो ये तो है 1975 में WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन स्टार्ट हुई। और इसका जो काम था, क्योंकि पहले मैंने कहा 1910 में ऑलरेडी एक एसोसिएशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन स्टार्ट हुई, जिसका काम था सारी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को जो प्रॉब्लम आ रही थी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आगे डेवलपमेंट के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज़ बनाना, तो उसका ये काम था। उसके बाद 1985 में WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने अपना पहला कोड ऑफ एथिक्स निकाला। और उस कोड ऑफ एथिक्स में, यानी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास काफ़ी एथिक्स होते हैं, काफ़ी प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना होता है। सो सबसे पहला कोड ऑफ एथिक्स निकला और वो ये था कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं वो कोई पिरामिड स्कीम्स पे काम नहीं करेगी, किसी को लूटने का काम नहीं करेंगी, बहुत ही एक अच्छे लीगल कॉन्सेप्ट में काम होगा। सो उसी कंपनी को मंजूरी मिलेगी जो लीगल कॉन्सेप्ट में काम करेगा, कोई पिरामिड स्कीम्स पे काम नहीं करेगा। सो पहला कोड ऑफ एथिक्स ही निकाला गया और आज जो है वो इतनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो है मार्केट में आ चुकी हैं, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स एंड कोड ऑफ एथिक्स बन चुके हैं जो आप ऑब्वियसली सर्च करेंगे सो आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ को। और ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि धीरे धीरे जो है ये ट्रेडिशनल काम होता था कि मैंने बताया डोर टू डोर जाके काम होता था, टाउन टू टाउन जाके, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट आ गया मार्केट में। धीरे धीरे सोशल सेलिंग स्टार्ट हो गई। सोशल सेलिंग यानी सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स बिकने स्टार्ट हो गए। सो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आगे बढ़ता रहा और आज की डेट में तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि हम देख रहे हैं कि कितनी नई नई चीज़ें जो है सोशल मीडिया के हर साइट का यूज़, हर तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आ रही हैं। और आगे आने वाला फ्यूचर ये रहेगा जो हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर रहेगा, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैं कहूँगी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी सो वो बहुत जल्दी जो है वो बाहर निकल जाएगी। सो इसलिए जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और यही था थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैं आज की बूमिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना चाह रही थी। सो थैंक यू सो मच।